अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली हसन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलें, आज हमारी सीरीज़ का इज़ अ क्रूशल जो है वो सेगमेंट बनेगा फेज़ 3 में, जिस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं एज 40 to 55 की प्लानिंग। क्रूशल क्यों है? क्योंकि एज यू नो वी इन दिस बिटवीन ये जो एज रिटायरमेंट एज है वो प्रॉबली 60 to 67 के दरमियान में है, ठीक है, एवरेज, डिपेंड ऑन कंट्रीज़। और इस एज में किसी भी वजह से, एक तो वो लोग हैं एज आई नो मेजोरिटी के जिन्होंने सिर्फ जस्ट प्लानिंग करते रह गए और कुछ भी शायद अभी सेव नहीं किया होगा। एक वो लोग होंगे जिन्होंने कुछ सेव किया होगा। बाकी मैं हाई प्रोफाइल की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है ना। जो दे आर द रिच पीपल, उनकी डिफरेंट है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम में से किसी ने जो इस एज में है, सपोज अगर कोई 40 में है, तो उसने कुछ भी सेव नहीं किया। जस्ट जो भी उसके पास था उसने अपने बीवी बच्चों बहन भाइयों पे खर्च कर दिया। और अगर कोई था कि एक मकान बना लिया या एक प्लॉट ले लिया होगा, ठीक है ना, या कुछ छोटा मोटा सोना पास होगा। तो दैट्स द मैं मान के चल रहा हूँ। एक सिनेरियो ये हो सकता है, एक सिनेरियो होगा कि वो किसी हद तक कुछ ना कुछ बैंक्स में सेविंग अकाउंट में पैसे रखे होंगे, कोई फिक्स्ड इनकम में होंगे। तो कुड बी अ डिफरेंट सिनेरियो। लेकिन आज हम डिस्कस करते हैं कि अगर हम प्रॉपरली इसको प्लान करें तो हाउ वी कैन डू इट। एक चीज़ है कि अगर आप पीछे से आ रहे हैं, यानी कि जैसे आप 39 से 40 में आते हैं, तो आपने चेंज नहीं कर देना सारा कुछ, आपने सिर्फ लाइट मॉडिफिकेशन करनी है। ये नहीं कि अली भाई नहीं, वो मेरा तो 39 में पिछला पोर्टफोलियो था तो मुझे तो 40 में ये बोला तो मैंने वो बेच दिया। नहीं, नो, इन्हीं में से ही है। क्योंकि फाइनेंस तो रहता है, सिर्फ क्या है कि एलोकेशन चेंज हो जाती है। तो अब हमने सिर्फ एलोकेशन चेंज करनी है, बाकी यू कैन जस्ट फॉलो द सेम पैटर्न। हाँ, इसमें थोड़ा रिस्क फैक्टर जो होगा वो हम कम करते जाएंगे। जो हम 18 या 25 में रिस्क लेते थे, डेफिनेटली हम इस एज में नहीं ले सकते। तो हमें काफ़ी सेफ खेलना है और सेफ खेल के ही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है, जो अल्टीमेटली हमारा गोल है। ठीक है जी। अब स्टार्ट में क्या होगा कि ये हमारा फेज़ 3 हो गया, जिसमें हम 40 से 55 को की एज को डिस्कस करेंगे। कैलकुलेट सेम ही है कि 100 में से अपनी एज निकाल दें और जो भी बाकी बचता है डेफिनेटली यू नीड। अगेन, जो हमारे कंट्रीज़ के हालात हैं, ठीक है, एब्सोल्युटली वी नो कि इन्फ्लेशन बहुत हाई है और इतना तो बच नहीं सकता। गुजारा ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, वरना तो बिजली के बिल और किराए भी जो है वही जान खा रहे हैं। तो अल्लाह बेहतर करे। होपफुली सिचुएशन आपके जब कंट्रोल में आ जाए तो देन हाउ यू कैन डू दिस। तो अब मैं मान के चल रहा हूं कि सपोज, ये सपोज है, आपकी इनकम कुछ भी हो सकती है, कि 50% आपकी 50,000 रुपीज सपोज अगर आपकी सैलरी है, तो 65%, अब इसमें मैंने विश को निकाल दिया, डिज़ायर्स को भी मैंने मिक्स कर दिया, क्योंकि इस एज में आपको ज़्यादा अपने रिटायरमेंट की फिक्र पड़ जाती है, बच्चों के एजुकेशन की पड़ रही होती है, ठीक है ना। आई मीन डिफरेंट इश्यूज हो जाते हैं, प्रायोरिटी चेंज हो जाती हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 65% जो आप लगाएं वो अपने फिक्स्ड एक्सपेंस में और डिज़ायर्स पे लगाते हैं। बच्चों को हॉलीडेज़ करवानी है, किसी को कुछ चीज़ लेके देनी है, कुछ अपने लिए है, तो 65% आपका जो होगा वो इस काम में लगेगा। और 35% हम प्लान करेंगे आपका इन्वेस्टमेंट और सेविंग के लिए जो आप रखेंगे, ठीक है। ये गोल होगा। अब फंड डिविजन्स का जो है, एक चीज़ प्री रेक्विजिट मैं मान के चल रहा हूं, क्योंकि इस एज में मेक श्योर कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और लाइफ इंश्योरेंस नहीं है तो यू आर इन द ग्रेट रिस्क। ओके, हेल्थ को कुछ हो गया तब भी आपकी सारी इनकम और सारी सेविंग ड्रेन हो जानी है। और अगर ज़िंदगी मौत तो जो नो हमारी लाइफ का हिस्सा है, उसमें कुछ आता है तो आपकी फैमिली सफल करेगी। सो मेक श्योर कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस आप अपनी बीवी बच्चों की, डिपेंडेंट किड्स, फादर मदर, जो भी है, जो भी आपको लगता है कि जिस इनके ऊपर आपके एक्सपेंस लग सकते हैं, आपका पैसा लग सकता है, खुदा ना खास्ता अगर वो सिक हो जाएं तो आप उनकी हेल्थ इंश्योरेंस लें। इस तरह ही अगर आप मेन कमाने वाले हैं तो आपके पास आपकी लाइफ इंश्योरेंस होनी चाहिए। तो ये एक प्री रिक्विजिट मैं बार बार कहता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस
और लाइफ इंश्योरेंस, ये दोनों आपके पास मैं मान के चल रहा हूं होंगी। दूसरी चीज क्या है कि आपके पास से 6 से 12 मंथ की सर्वाइवल, यानी आपका 65% आपका फिक्स्ड एक्सपेंस है। तो सपोज अगर आपका खर्चा महीने का 30,000 फिक्स है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि उसमें 1,80,000 से 3,60,000 आपके पास होना चाहिए। इसको सेविंग अकाउंट में रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें 6 महीने का आपको खर्चा चाहिए, तो 1 महीने का सेविंग अकाउंट में रख रहे हैं और बाकी 5 महीने का आप लो रिस्क अकाउंट में रखेंगे, जो मैं बताऊंगा, ताकि उस पर कुछ ना कुछ आता रहेगा आपको, और वो पैसा तो आपने एक यकमुश्त ही जो है वो उसमें डाल देना है ना, क्योंकि विदाउट दैट तो हमने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग स्टार्ट ही नहीं करनी जब तक हमारे पास 6 से 12 महीने का एमरजेंसी फंड नहीं होता, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं होगी। तो मैं मान के चल रहा हूं कि अभी हम सबसे पहले इसको स्टार्ट करेंगे। फिर जब आपके पास इमरजेंसी फंड अवेलेबल होगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। इसमें पेंशन फंड में आपका 20% जाएगा, जो भी हम एलोकेट किया होगा, ठीक है। म्यूचुअल फंड में आपका 40% जाएगा, स्टॉक ईटीएफ में 15% जाएगा, गोल्ड में और अगर सिल्वर अवेलेबल है तो 10%, जैसे गोल्ड में मैं आगे भी बता रहा हूँ, मेज़ान गोल्ड फंड MGF के नाम से म्यूचुअल फंड है, आप इसको ले सकते हैं। और क्रिप्टो अभी अगर पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन अगर अवेलेबल हो गई देखेंगे। बहरहाल अगर हो गई तो 5% जाएगा। आई थिंक कुछ वे है बिनास है जैसे, उनमें आप बाय कर सकते हैं, यू लाइक। सिर्फ बिटकॉइन और एथीरियम, ठीक है, 5% इसमें जाएगा। अब लेट्स प्लान कि एमरजेंसी फंड को हमने क्या करना है, कैसे इसको हमने सेव करना है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपके पास 6 से 12 मंथ का आपने प्लान बना लिया कि जी नहीं जी, मुझे मेरा 12 मंथ का तकरीबन जो है वो मुझे एमरजेंसी फंड चाहिए। किसी वजह से अगर मेरी इनकम स्टार्ट होती है तो क्या करें। अगर आपका महीने का खर्चा है 30,000, मैंने बता दिया है, तो 12×3=36, 3,60,000 बन गया। अब 3,60,000 में 30,000 तो आप रखते हैं सेविंग अकाउंट में अपने बैंक में, बाकी बच गया 3,30,000। उनको आप इन फंड्स के अंदर इन्वेस्ट जो है वो इन्वेस्ट कर देंगे। ये फंड क्या है, ठीक है, ये बिल्कुल रेगुलर इनकम फंड है, लो रिस्क है, ठीक है, कुछ ना कुछ अचीव करेंगे, रिस्क टॉलरेंस होती है, और इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ। अगर हम वैसे 6 माह का अपना फंड उठाते हैं और सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं, वो तो पड़ा रहेगा, कुछ भी मेक नहीं करेगा। तो आप क्या करेंगे कि 11 महीने का खर्चा आप इनमें से किसी एक फंड में इन्वेस्ट कर देंगे और 1 महीने का सेविंग अकाउंट में रख लेंगे। इन सब में नहीं करना, जो आपको सूट करता है। जैसे UBL फिक्स्ड रिटर्न प्लान है, ठीक है, ये वाला होगा। दूसरा है UBL इनकम अपॉर्चुनिटी फंड है। तीसरा है UBL गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड। चौथा हो गया अल अमीन इस्लामिक इनकम फंड, और पांचवा हो गया मेज़ान इस्लामिक इन्फो फंड। ये कुछ मिसाल है, आप अपने बैंक वालों से डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे फिक्स्ड इनकम फंड्स के अंदर सेविंग करनी है। तो सेविंग अकाउंट में नहीं रख रहे हम, इनमें से किसी फंड के अंदर एमरजेंसी फंड की अमाउंट लमसम रख देंगे। ये हर महीने का नहीं है, ये SIP नहीं हो रही। जब तक हमारे पास ये प्लान रेडी नहीं होता, हम अगला तैयारी नहीं करेंगे। तो मान के चलता हूं आपके पास अब 6 महीने से 1 साल का खर्चा पड़ा है, इनमें आपने पैसे लगा दिए। अब हम स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट आपकी जो होगी वो फर्स्ट फेज बनेगा आपका पेंशन फंड। 20% आप रखेंगे पेंशन फंड में। अब पेंशन फंड आपके पास क्या है, 2 किस्म के ऑप्शन दे रहे हैं, कन्वेंशनल पेंशन फंड है और इस्लामिक पेंशन फंड है। इनमें से किसी एक को आप सिलेक्ट कर लें और उसके अंदर अपना 20% की हर महीने SIP कर लें, जो भी एलोकेशन बनेगी आपकी सेविंग अकाउंट में से। अगर आप इसमें जाना चाह रहे हैं तो NIT का नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, HBL पेंशन फंड, UBL पेंशन फंड, ठीक है, ये एक जस्ट एग्जांपल है। आप अपने लोकल बैंक से पूछ लें उनके पास कौन सा फंड है। और अगर आपने इस्लामिक पेंशन फंड में जाना है तो मेज़ान पेंशन फंड हो गया, अल्फला GHP इस्लामिक पेंशन फंड हो गया, और नेशनल बैंक का भी इस्लामिक पेंशन फंड हो गया। तो किसी एक में आपने पेंशन फंड अपनी सेव कर लेना है।
कैसे इन्वेस्ट करना है? कुछ भी नहीं, बैंक जाएं, अगर ऑनलाइन नहीं करना चाह रहे, एप्लीकेशन फिल करें और इनमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें हर महीने के लिहाज से। तो फर्स्ट फेज में क्या है कि हमारी पेंशन की प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी है और 20% अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं। सेकेंड फेज में अब आ जाएंगे हम म्यूचुअल फंड्स। 3 म्यूचुअल फंड्स हम लेंगे, लो, मीडियम और हाई। टोटल हमने कितना म्यूचुअल फंड के अंदर रखना है? 40%। 40% में से अब हम क्या करेंगे कि हम 10% रखेंगे लो म्यूचुअल फंड में। अब लो म्यूचुअल फंड कौन से हो सकते हैं? मनी मार्केट फंड, ठीक है, जिसकी मिसाल है मेज़ान कैश फंड इसको कहते हैं, ठीक है, या मेज़ान रोज़ाना आमदनी फंड हो सकता है आपका, या फिर इनकम फंड जैसे मेज़ान इस्लामिक इनकम फंड है या मेज़ान सॉवरन फंड है। फिर फिक्स टर्म फंड, ठीक है, जैसे मेज़ान का पायदार मुनाफा प्लान 5 है और मेज़ान पायदार मुनाफा प्लान 6 है या माहाना से प्लस है। इनमें आपने अपनी इनकम का 10% जो है वो इन्वेस्ट करना है लो म्यूचुअल फंड्स में। ओके जी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फिर मीडियम। अगला 10% हम करेंगे मीडियम। अब ये जो मीडियम की इन्वेस्टमेंट होती है, मीडियम फंड इन्वेस्ट इन मिक्स ऑफ एसेट्स क्लासेस इंक्लूडिंग स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड मनी मार्केट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट टू बैलेंस रिस्क एंड रिटर्न। तो ये काफ़ी हद तक लो रिस्क होते हैं, सेफ होते हैं, इसमें हम 10% इन्वेस्ट कर देंगे। इनकी मिसाल है यूबीएल एसेट एलोकेशन फंड, यूबीएल इनकम अपॉर्चुनिटी फंड, यूबीएल ग्रोथ एंड इनकम फंड, अल अमीन इस्लामिक एसेट एलोकेशन फंड, अल अमीन इस्लामिक एग्रेसिव इनकम फंड। मिसाल ले रहा हूं, लोकल बैंक से पूछ लें कि मुझे जो है वो मीडियम रिस्क म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो 10% आपका चला गया यहां पर, ठीक है। अब क्योंकि वेल्थ को ग्रो करना है तो 20% आप रखेंगे 40 की एज में हाई रिस्क में। अब हाई रिस्क क्या करता है कि हाई रिस्क जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में करता है। ये मेरी एलोकेशन है, आपको अगर अपने लिहाज से करना है कि नहीं मैं इसमें 10 रखूंगा उसमें 20 रखूंगा, ठीक है, लेकिन म्यूचुअल फंड में 40% इन्वेस्टमेंट रखिएगा, आप अपने लिहाज से बना लीजिएगा जो सूट करता है। अब 20% जो हाई रिस्क होगा उसमें मेज़ान डेडिकेटेड इक्विटी फंड, अल्फला जीएचपी स्टॉक फंड, एचबीएल इक्विटी फंड, यूबीएल शीरिया इक्विटी फंड और जेएस एग्रेसिव इनकम फंड। जस्ट एग्जांपल है, यू आर फ्री टू आस्क टू योर बैंक्स, अपनी रिसर्च कर लीजिएगा, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिएगा। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो आप अपना हाई रिस्क म्यूचुअल फंड में आपने डाल देना है 20%, और पेंशन फंड भी कवर हो गया, लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे कि अब स्टॉक और इन्वेस्टमेंट में आपने 15% जाना है। आपको सिर्फ एक ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है, वो होगा अगर करना है आपने, ठीक है, HBLT ETF, HBL टोटल ट्रेजरी ETF। इसको अगर हम देखें इस टाइम इसकी ग्रोथ आप देख रहे हो, तो अगर मैं इसकी 1 साल की ग्रोथ देखूं तो यू कैन सी कि ये यहाँ था तकरीबन जून में 24 जून 2024 को 121 पे, इधर आया 101 पे और ग्रेजुअली अब ऊपर जा रहा है, लेकिन 100 से ऊपर ही रहा है, ठीक है। फिर इसने पे आउट में अगर देखूं तो आपको ये भी देखो आप कि इसने 2023 में 14% दिया और 2024 में 20% दिया, तो आपको डेफिनेटली पे आउट भी दे रहा है और काफ़ी स्टेबल ETF फंड है, ठीक है। तो ये एक ETF आई थिंक बहुत है, बाकी आपकी मर्जी है, ज़्यादा मत लीजिएगा, कोई एक ले ले, इट इज़ वन ऑफ देम। स्टॉक्स जो मेरे ख्याल से आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, लकी सीमेंट, अटलस होंडा, ठीक है, होंडा कार नहीं जो मोटर बाइक्स बनाते हैं, अटलस होंडा, लकी कोर इंडस्ट्री, मारी, अटक रिफाइनरी, FFC और यूबीएल में से कोई सा एक, अप टू यू। मेरी पहली प्रेफरेंस अटक रिफाइनरी होगी, दूसरा FFC और तीसरा यूबीएल में, लेकिन मैं कोई एक रखूंगा, और तीसरा होगा एंग्रो होल्डिंग, लॉन्ग रन के लिए अच्छा है। तो बस ये टोटल 1 2 3 4 5 6 स्टॉक इनफ इक्वल करके इसमें डाल लीजिएगा। हाँ, ETF जो है मेरा ख्याल इसमें कंडीशन है कि आप 500 ले सकते हैं, तो मैक्सिमम 1000 बहुत है। पहले इकट्ठा पैसे करके 500 ले लें, फिर 500 ले लें और फिर आराम से
इन स्टॉक को तो आप एक एक स्टॉक भी लेके बाय कर सकते हैं। आपने लॉन्ग रन बाय करना है, ठीक है ना, 40 से 55 साल है, बहुत टाइम है। तो हम आराम आराम से जस्ट ट्राई टू इन्वेस्ट इन दी स्टॉक्स और इनके डिविडेंड को करें आप। हर एज के स्टॉक रिस्क और प्लानिंग डिफरेंट होती है, इसलिए आप डिफरेंट स्टॉक्स देखेंगे एज वाइज मेरे, ठीक है। तो उसके पीछे जो रीजंस है वो डेफिनेटली ग्रोथ है, लो रिस्क है, और मैं चाहता हूं कि आपकी जो वेल्थ है वो ग्रो करे, दैट्स अ थिंग, ठीक है जी। फिर अब आपके तो होपफुली अब ये आपके सामने सारा प्लान आ गया, पेंशन भी आ गई, आपने जो 6 से 12 माह का सेविंग रखनी है वो भी आ गई, लो मीडियम हाई रिस्क भी आ गए, हमने स्टॉक ईटीएफ को भी कवर कर लिया। देन लेट मी चेक योर क्वेश्चंस। अली भाई, आरडी अकाउंट में क्या सेविंग सर्टिफिकेट, ये R7EDITZ K99 सर्टिफिकेट लेना ठीक है जिस पर गवर्नमेंट 21% प्रॉफिट दे रही है? आपकी एडवाइस चाहिए। देखो भाई, आप कोई भी सर्टिफिकेट ले लो, अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं इसको किस कैटेगरी में डालूंगा, तो मैं ऐसी किसी भी जिसमें फिक्स्ड इनकम आ रही है तो मैं उसको रखूंगा अपने एमरजेंसी फंड वाले कोटे में। आप इसको ले लो, लेकिन एमरजेंसी फंड जो आपने 6 महीने से साल का एमरजेंसी फंड बनाना है, बस उतनी अमाउंट का ही इसको लेके आप रख लो, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरे मुताबिक। आज गवर्नमेंट 21 दे रही, कल गवर्नमेंट जो होगी, गवर्नमेंट का क्या बनता है, कल को 7 पे शुरू कर दे, 9 पे शुरू कर दे, तो आपका जो वक्त ज़ाया होगा वो आप बिल्कुल ये करें। पर सेगमेंट क्या हो कि जो आपने एमरजेंसी फंड अपना बिल्ड किया होगा 6 महीने से साल का, आप उसके अंदर ये सर्टिफिकेट ले ले, और कल को चलता रहे, ठीक है, नहीं चलेगा तो दूसरे में चला जाना, लेकिन कोर पोर्टफोलियो के लिए ये इन्वेस्टमेंट नहीं होती। जो इस किस्म की फिक्स्ड इनकम होती है ना, वो आपको कभी वेल्थी नहीं बनाएंगी, क्योंकि उनका आपको भी पता है यार इतने पैसे आने हैं, इतने पैसे आने, इतने मैंने लगा देने हैं, तो अंड पे क्या रह गया राइट। तो आप उनमें इन्वेस्टमेंट करें जिसके अंदर ग्रोथ बनती है। तो ये ग्रोथ नहीं है, ये फिक्स्ड है, तो इसको आप फिक्स्ड में ही लेके जाएं। इवन मैं इसको लो रिस्क म्यूचुअल फंड में भी नहीं रखूंगा, सिर्फ एमरजेंसी फंड कैटेगरी में एडजस्ट करूंगा। दूसरा है कामरान, अप्रिशिएट योर वर्क सर, काइंडली मेक अ वीडियो अल्फला फंड्स ऑन एंड ETF ऑफ अल्फला। श्योर, आई विल एक्चुअली प्लानिंग कि मैं ना बैंक वाइज कवर करूं, तो आई एब्सोल्युटली कामरान, मैं ना अल्फला को भी सारी डिटेल लेके आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। चलें, उम्मीद है इस दफ़ा यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये एज फैक्टर के लिहाज से, और बाकी मैं कोशिश करता हूं कि साथ साथ कमेंट्स और ईमेल को रिप्लाई करता जाऊं। लेकिन अगर इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन, माय ईमेल यू हैव ali_hasan57,yahoo.com, माई एक्स माई मनी 75 और इंस्टाग्राम माई मनी 75 डबल वाई के साथ। चले, फिर अपना ख्याल रखिएगा, आपसे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।